तो हम लोग क्या देखते हैं अभी? पद परिचय। पद परिचय यानी पद क्या है, हम लोग पद के बारे में पढ़ेंगे। पद क्या है? तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्यों में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, जिन जिन शब्दों को प्रयुक्त किए गए हैं, वे क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ठीक है। और कोई शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? और वही वाक्य जब शब्द में, जब वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? पद। उन्हीं शब्द उन्हें क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ठीक है। आपके बुक में भी दी हुई है, दिया हुआ है ना कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब पद परिचय क्या है? पद जान गए, लेकिन पद परिचय क्या है? तो हम जान यह भी देखते कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उन्हें पद कहते हैं, और उसका व्याकरणिक परिचय देना। व्याकरणिक परिचय देना मतलब है कि वह शब्द का लिंग वचन कारक क्या है उसमें, है ना, तब उसको कहेंगे। यानी व्याकरण का परिचय देना वह किसमें आता है? लिंग वचन कारक व्याकरण में आता है। तो उन पदों का परिचय देना, परिचय करवाना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है। वाक्य में पदों का व्याकरणिक परिचय देना, ठीक है, मतलब क्या हुआ? व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय या व्याकरणिक परिचय कहते हैं। पद परिचय या व्याकरणिक परिचय। पदों का परिचय देना कि वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में जो पद है वह पद जो है वह उसका वचन है ना, लिंग क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एकवचन है, बहुवचन है ना। तो व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है, और उस पद परिचय को व्याकरण परिचय भी कह सकते हैं। क्लियर है? हाँ, पद जान गए, परिचय जान गए, पद परिचय जान गए, दोनों जान गए कि वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वह शब्द क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। ठीक है। और उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना, उन पदों का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। ठीक है। अब पद जो है दो प्रकार के, व्याकरणिक पद और विकारी पद और अविकारी पद। ठीक है। विकारी पद और अविकारी पद होते हैं, याद रखना। ठीक है। तो विकारी पद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होती है। ठीक है। व्याकरणिक पद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है ना, विशेषण और क्रिया होती है। विशेषण और क्रिया। ठीक है। विकारी अर्थात वाक्य में जो है, यहाँ वाक्य में क्या है? शब्द का जो होता है परिवर्तन, शब्द में व्याकरण के आधार पर जो होता है उस शब्द इसका बदल जाना है ना। जैसे लिंग वचन कारक, उसमें जैसे लड़का है, लड़का का लड़के हो जाता है। कोई ऐसा शब्द है जो नहीं बदलता है, वो अविकारी में आता है। लिंग वचन कारक का उस शब्द में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह क्या है? विकारी कहलाता है। ये पद है, विकारी पद माने, पद माने क्या? वाक्य में जो शब्द आया वह पद है। उन शब्दों का व्याकरण का प्रभाव, तो व्याकरण का प्रभाव कैसे पड़ेगा? तो उन वह पद जो है व्याकरण के प्रभाव से क्या होता है? वह पद बदल जाता है। जैसे लड़का शब्द है, पद है, उस शब्द जो है वाक्य में प्रयोग हुआ तो वो पद कहलाएगा, और वहाँ लड़का का क्या? लड़के भी होता है। अगर लिंग में ले जाएंगे तो लड़की हो जाएगा, नहीं तो वहाँ विकारी हो जाएगा। और विकारी ठीक उसका विपरीत है। लेकिन इसमें क्या क्या आता है? आप देखिए,
इसमें जो दिया हुआ है इसमें आता है क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक। आप लिख सकते हैं इसमें क्रिया विशेषण क्या क्या आते हैं देख लीजिए। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक लिख लीजिए। समुच्चय बोधक, विषम संबंध बोधक, विषम आदि बोधक, इस तरह से करके लिखिए उसको। क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक क्या क्या आता है लिखिए। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विषम आदि बोधक लिखिए। इसे ऐसे बनाइए। ये सभी आते हैं। तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं विकारी पद का संज्ञा क्या होता है। विकारी पद में क्या आते हैं, क्या है, संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं मालूम है। संज्ञा क्या कहलाता है, किसी प्राणी, वस्तु, व्यक्ति है ना के भाव या भाव है ना स्थान के नाम को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। लेकिन संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद हैं। अगर हम कहेंगे 5 भेद तक मुख्य रूप से 3 ही होते हैं नहीं है। लेकिन अगर 5 भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 भेद जो है बाद में अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण जो है उसमें 2 भेद और लाए गए हैं नहीं। तो हम लोग पहले कितना पढ़ते थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, जल्दी कीजिए, समय नहीं है। तो ये सब लंबा हो रहा है तो थोड़ा शॉर्ट करते हैं। हो गया। अब आगे देखिए, विकारी शब्द में संज्ञा देख लिए। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द विकारी कहे जाते हैं क्योंकि उनके वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न रूप मिलते हैं। संज्ञा, तो संज्ञा क्या, हरीश का घर दिल्ली में है, तो यहाँ दिल्ली जो है वह स्थान का है, क्या है ना। तो यहाँ दिल्ली में है दिया हुआ है ना, बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है। अब देखिए व्यक्तिवाचक, संज्ञा में व्यक्तिवाचक का देखते हैं। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, ग्रह है ना या प्राणी के नाम को क्या होता है, बोलकर आता है, वह व्यक्तिवाचक में आता है। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं का बोध होता है, वह व्यक्तिवाचक में होता है। और जातिवाचक में क्या होता है, किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराता है, वह क्या आता है, जातिवाचक में आता है। ठीक है। अब भाववाचक में क्या होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, धर्म, स्वभाव है ना, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के कौन कौन से भेद माने गए हैं, जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है ना, ये सब याद किए, पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। 3 भेदों में से जो एक भेद है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक होता है ना, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने गए हैं। वह कौन कौन से भेद हैं, समुदाय, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्लियर है, समझ रहे ना, ठीक है। तो जान गए कि अब समूहवाचक में क्या होता है। समूहवाचक में जैसे मनुष्यों का जो एक समूह होता है, दल होता है, नहीं होता है कि नहीं होता है, हाँ, पशुओं का
नदी, लड़का, घर, शहर, ये सब आता है। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद तो देख लिए। ये दोनों एक ही प्रकार के जाति को ही प्रकट करते हैं। कौन? जातिवाचक के जो दो उपभेद है ना, जातिवाचक के उपभेद के रूप में से लिया गया है। द्रव्यवाचक संज्ञा है और समूहवाचक है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे द्रव्य या पदार्थों को का बोध कराते हैं, है ना, जिससे अनेक वस्तुएं बनाती है। द्रव्य पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द, संज्ञा शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नंबर 1 स्टील, लोहा, पीतल, ये बर्तनों के लिए होते हैं। लकड़ी फर्नीचर के लिए, है ना, प्लास्टिक खिलौने के लिए। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है, याद रखना है। द्रव्यवाची संज्ञा शब्दों का प्रयोग कितने, कौन सा वचन के लिए? एक वचन के लिए किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि ये सब गणनीय नहीं है। गणनीय किसको बोलता है? जिसको गिनती किया जा सके, नहीं, वह गणनीय होता है। अगणनीय जिसको हम गिन नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं, वह अगणनीय होता है। तो यहाँ द्रव्यवाचक है, तो यहाँ क्या लिखा है? ये शब्द गणनीय नहीं होते हैं, इसलिए इसको किस वचन में रखा जाता है? एक वचन में ही किया जाता है। ठीक है, जान गए ना। द्रव्यवाचक शब्दों का प्रयोग कौन सा वचन में करते हैं? एक वचन में। क्यों करते हैं? क्योंकि यह अगणनीय है। क्योंकि यह अगणनीय है। क्या हम लोग गिनते हैं? चावल का ही अगर हम इसमें जो दिया हुआ है कि स्टील, लोहा, ये सब गिन करके हम लोग प्रयोग करते हैं। लकड़ी है, गिन कर प्रयोग करते हैं। सोना चांदी है, इसको गिन करके प्रयोग करते हैं? नहीं। आगे देखिए, यह समूहवाचक, तो जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं ना। आपके बुक में एकदम सेम दिया हुआ है वही सब जो हम लोग पढ़े हैं। समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, और जहां भी समूह होगा वहां एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। समूह किसको कहेंगे? जहां एक से अधिक लोग रहते हैं, तो वहां समूह में है लोग, 4 के समूह, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है ना, तो वह एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। जैसे दरबार, सभा, कक्षा, सेना। तो सेना में क्या एक तो है क्या? बहुत सारे सेना हैं। टीम, भीड़, दल, सभी समूहवाचक है ना। आगे देखिए, इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है। दोनों क्या जातिवाचक है ना? दोनों तो जातिवाचक है। तो इन दोनों जातिवाचक के उपभेदों का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि एक ही जाति के सदस्यों के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है? हो गया ना? अभी इतना हम लोग जान गए। भाववाचक भी दिया हुआ है। भाववाचक हम लोग पढ़ चुके पहले कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, है ना, स्वभाव, शील स्वभाव, है ना, आस्था, भाव, इन सभी का बोध आदि का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। नहीं कहेंगे कि नहीं? ठीक है, तो ये सभी हो गए। अब हम लोग ये जो पद परिचय था, तो पद परिचय में अब हम लोग देखते हैं क्या क्या बताए थे। इसमें लिंग का भी आता है। किसमें? अच्छा, हम देखते हैं ना इसमें क्या है। बुक में जो दिया हुआ है देखिए, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं लिंग। क्या पढ़ते हैं? लिंग। तो इसमें बहुत सारे सब छोड़ दिए अभी, है ना। तो अब देखिए, हम लोग पहला देख चुके हैं
संज्ञा नहीं। लिंग का भी व्याकरण का ही परिचय है ना कि वाक्य शब्दों में वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है जो पद है उनका व्याकरणिक परिचय कराना। तो व्याकरणिक परिचय करना यानी कि वह कौन सा लिंग का है तो यह उसी में आता है। हाँ उसी में आता है तो भाई उसी में आता है। तो यहाँ सबको नहीं दिखाया गया लेकिन व्याकरणिक परिचय में तो लिंग भी आता है। तो लिंग का भी हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है कि लिंग के शब्द का अर्थ क्या होता है चिन्ह या पहचान करना। क्या चिन्ह या पहचान करना कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। चलिए ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है नहीं तब उसे हम क्या कहेंगे लिंग कहेंगे। लेकिन लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है चिन्ह या पहचान करना। परिभाषा भी देख लिए है ना। तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं 2 लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है याद कर ले सब रखना है। चलिए ठीक है यहाँ तक हो गया। अब लोग आगे तक बढ़ते हैं। वचन का यानी कि वाक्य में पदों का व्याकरणिक परिचय देना। तो वचन में भी हो सकता है ना कौन से वचन का है हाँ तो वचन के बारे में भी जानना है। तो वह कौन सा वचन का है शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक का बोध हो है एक या अनेक का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं बोध हो। यानी कि शब्द के जिस रूप से हमें एक या अनेक की जानकारी मिलती है उसका बोध पता चले तब हम उसको वचन कहते हैं। और हिंदी में वचन कितने होते हैं 3 2 यहाँ कितना है 2 है। इंग्लिश में 3 होते हैं इंग्लिश में 3 पढ़िए। चलो ठीक है यहाँ हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो इसमें कितने होते हैं 2 एक वचन और बहुवचन। तो शब्द के जिस रूप से हमें एक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उसे क्या कहते हैं एक वचन। और शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है तो हम उसे बहुवचन। क्लियर है हम लोग पढ़ चुके हैं सब तो सब जानते हैं हम लोग। और इसमें जो होता है गणनीय और अगणनीय संज्ञा शब्द होता है। तो अभी हम लोग गणनीय और अगणनीय पढ़ चुके हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं है ना। कारक भी व्याकरणिक परिचय में आता है। शब्दों का व्याकरणिक परिचय देना तो कारक से भी हम लोग दे सकते हैं कि यह कौन सा कारक का है तो कारक भी इसमें आ जाता है। तो देखिए कारक क्या होता है कारक शब्द का अर्थ क्या होता है क्रिया को करने वाला। कारक क्या है क्रिया को करने वाला। वाक्य में क्रिया को पूरा करने के अनेक संज्ञा होता है पूरा कराने में अनेक संज्ञा शब्द संलग्न होते हैं है ना लगाए जाते हैं। इन संज्ञाओं के क्रिया शब्दों के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इन्हीं संबंधों को व्यक्त करने वाले व्याकरणिक कोटि कारक कही जाती है ना। संज्ञा शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अलग अलग व्याकरणिक कार्य संपन्न करते हैं। अतः वे लोग क्या है अतः वे अलग अलग कारकों में देखे जा सकते हैं। तो कारक के भेद भी हम लोग जानते हैं। कारक के क्या बोलता है कारक के चिन्ह कारक जो भी कारक हैं उन सभी के अपने अपने चिन्ह होते हैं विभक्ति जिसको कहते हैं प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति से हम लोग पढ़ते हैं ना। तो उसके जो जैसे कर्ता कारक है कर्ता का क्या होता है विभक्ति चिन्ह ने क्या होता है ने कर्म का क्या होता है वो करण क्या होता है से है। उसके बाद करण के बाद क्या होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान। तो यहाँ 2 से आ गया तब इसका क्या अंतर होता है दोनों से का 2 से आ गया ना। एक जो होता है वो कार्य करने का साधन क्या होता है कर्ता के कार्य करने का साधन का वो होता है ठीक है। और दूसरा जो है वह अलग होता है एक दूसरे से क्या होता है अलग होता है। पेड़ से पत्ता गिरता है पेड़ से पत्ता
गिरता है। तो पेड़ से पता अलग हो गया ना। मैं चौक से लिखता हूँ, मैं पेन से लिखता, कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ क्या लिखने का साधन है, ठीक है। एक में क्या है, कर्ता के कार्य करने का साधन का बोध होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, अलग होने का बोध होता है। ये है अंतर, ठीक है। उसी प्रकार अन्य जो कारक हैं सभी के क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। हो गया ना। चलिए अब वाक्य भी हम लोग बना सकते हैं। तो कर्म और संप्रदान कारक में अंतर, क्या अंतर है तो कैसे जानेंगे, जब तक आप परिभाषा नहीं जानेंगे तो हम किसी का अंतर भी नहीं बता सकेंगे। बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो हमें पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। रटा हुआ चीज अधिक दिनों तक है ना, रटा हुआ चीज अधिक दिनों तक याद नहीं होता है। लेकिन समझा हुआ जो चीज रहेगा ना, उसकी परिभाषा आप अलग अलग ढंग से दे सकते हैं। क्या जो समझ जाते हैं उसकी परिभाषा अगर हमसे पूछा जाए तो हम एक तरह से नहीं कई तरह से दे सकते हैं। और जो रटा हुआ रहेगा जब भी पूछेंगे वही चीज बताएंगे, एकदम सेम, एकदम वही, कहीं कुछ कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि वाक्य में कर्म दो प्रकार के होते हैं, जो निर्जीव संज्ञा क्रियापद क्या के उत्तर में मिलती है वह प्रत्यक्ष कर्म होती है। बच्चे ने सेब खाया, है ना, बच्चे ने क्या खाया, सेब खाया। तो यहाँ सेब प्रत्यक्ष कर्म है। लेकिन जब प्रत्यक्ष कर्म किसी चेतन संज्ञा के लिए वाक्य में आता है तो वह चेतन संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्म कही जाती है। बच्चे से शीला को बता, बच्चे ने शीला को सेब दिया, में सेब प्रत्यक्ष कर्म है। शीला के लिए, किसके लिए दिया गया, शीला के लिए दिया गया। तो यह हो गया प्रत्यक्ष हो गया। तो शीला यहाँ अप्रत्यक्ष है। शीला क्या है, यहाँ अप्रत्यक्ष है, और सेब क्या हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। ये सब बढ़िया समझ आ। अभी देखते हैं हम लोग पद परिचय का एक्सरसाइज कितना बढ़िया से बनेगा। तो जहां तक कारक का संबंध है, अप्रत्यक्ष कर्म सदैव संप्रदान कारक के में होता है। अप्रत्यक्ष कर्म सदैव कहाँ होता है, हमेशा कहाँ होता है, संप्रदान कारक में होता है, ठीक है। इस यद्यपि इसके साथ प्राय दो प्रसर्ग लगाया जाता है, ठीक है, परंतु इसको देखकर इसे कर्म कारक का को नहीं समझ लेना है, को नहीं समझ लेना है। का के की संप्रदान का है, संप्रदान के लिए नहीं। आगे यह को वस्तुतः अर्थ के स्तर के पद पर के लिए को समकक्षी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण, मैंने माताजी को पत्र भेजा। तो किसको भेजा, माताजी को भेजा। तो को यहाँ कौन सा कारक का है, क्या है, देखिए अभी हम लोग देखते हैं। दूसरा देखिए क्या है, उसने बच्चों को कविता सुनाई। और तीसरा है पिताजी ने माला को साइकिल दी। तो हम लोग तीन उदाहरण यहाँ देख लिए। तो इन तीनों उदाहरणों में कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो क्या है, कर्म कारक यानी किसने, मैंने माताजी को पत्र दिया, किसने, मैंने। तो यहाँ क्या है, कर्म, कर्ता ने कर्म को, कर्ता का भी यहाँ देखिए कहता है कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ओके।